नमस्कार, मैं आलोक कुमार एक बार फिर से आप लोगों के सामने। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। ऐसा कहा जाता है कि जब किसी चीज़ का उत्थान होता है तो उसका पतन भी होता है, जब किसी चीज़ का आरंभ होता है तो उसका अंत भी होता है। तो ये चीज़ें लाजमी हैं। इसी संदर्भ में आज हम देखने वाले हैं मौर्य साम्राज्य को। जैसे हम लोगों ने देखा था कि कैसे 16 महाजनपदों में जो मौर्य साम्राज्य था वो एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा और उसने अखंड भारत की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य जिसने अपने सीमा को भारत से बाहर ईरान तक की सीमा तक ले गए और धीरे धीरे उसके बाद बिंदुसार और अशोक के द्वारा एक ऐसे भारत की कल्पना की गई, एक ऐसे भारत का निर्माण किया गया जो पूरे विश्व में एक ऐतिहासिक अपने स्वरूप को लेता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह से मौर्य साम्राज्य का एक उत्थान हो रहा था, परंतु 185 ईसा पूर्व के आते आते तक इसका अवसान भी हो गया, यानी कि इसका पतन भी हुआ। और इसके पतन के क्या क्या कारण थे, आखिर वो कौन सी घटनाएं थीं जो इसके पतन के लिए उत्तरदायी बनी। तो आइए हम चलते हैं और देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण। इसके पहले कारण की ओर चलते हैं और हम देखते हैं कि ये जो इसका जो पहला जो कारण था वो था अयोग्य और निर्बल अधिकारी। इसका अर्थ ये है कि अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य वंश के जो शासक थे वो अशोक और बिंदुसार और जहाँ तक चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके जैसा पराक्रम और उनके से साम्राज्यवादी और उनके जैसे परोपकारी शासक नहीं हुए। परिणाम ये हुआ कि इन लोग शासकों के समाप्ति के बाद, या यूँ कहें कि अशोक की मृत्यु के बाद इसका पतन धीरे धीरे आरंभ हो चुका था। उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि अशोक की मृत्यु के बाद अयोग्य शासकों का एक सिलसिला सा शुरू हो गया। अगर हम देखें तो अशोक का जो पुत्र थे जालौक, उनके द्वारा क्या कर दिया गया, अलग वो स्थापना की अपने राज्य का। वहीं उनका जो दूसरा पुत्र था जिनका नाम वीरसेन था, उनके द्वारा भी जो है कंधार में अपना शासन व्यवस्था या अपनी नई व्यवस्था आरंभ की गई। इतना ही नहीं, एक कमज़ोर शासकों का दौर भी आया, अगर हम कह सकते हैं तो कमज़ोर शासक थे, या दूसरे शब्दों में कहें तो एक अकुशल जो प्रशासक थे उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। तो यही धीरे धीरे यह जो है अवसान की ओर जाने लगा। प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीयकरण होना, इसका अर्थ यह है कि जो मौर्य वंश जो था उसकी जो प्रशासनिक जो उसका ताना बना था, जो उसका संरचना था, वो इस प्रकार का था कि सारी जो शक्तियाँ थीं वो कहीं नहीं केंद्र में ही सीमित थी। और उसका परिणाम ये हुआ कि जो राजा थे उनके पास सर्वोच्च शक्ति होती थी। हालांकि राजा के पास तो सर्वोच्च शक्ति होती ही थी, परंतु यहाँ पर सिर्फ सर्वोच्च शक्ति की बात नहीं है। जब हम उसके साम्राज्य को देखें, अगर हम मानचित्र देखते हैं अशोक का जो शासनकाल था उसमें देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो इसका साम्राज्य था, जो इसकी सीमाएं थी वो कितनी दूर तक। में जो शासन व्यवस्था थी वो मैंने बताया था आप लोगों को पिछले क्लास में कि ये में जो अलग अलग जो राज्यपाल होते थे वो अपने प्रांतों को, क्षेत्रों को देखते थे और प्रांतों में वो अपने शासन को सुव्यवस्थित ढंग से चलाते थे। लेकिन ये तब था कि जब जो केंद्रीय शक्ति थी वो मजबूत थी, परंतु यहाँ पर केंद्रीय शक्ति कुछ ज़्यादा ही अपने शक्तियों का केंद्रीकरण कर चुकी थी, जो कहीं ना कहीं ये इसकी पतन का भी कारण बना। अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए तो सामान्य जो नागरिक थे उनकी भी समस्याएं जो होती थीं वो सीधे राजा के पास उनको जाना पड़ता था उन समस्याओं के लिए, या प्रशासन जो था उसमें प्रतिनिधित्व करने वाली जो संस्था थी उसका प्राय अभाव था। यानी कि हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण होना कहीं ना कहीं इसके लिए एक पहलू के लिए अच्छा था। क्यों? जब तक कि शासन व्यवस्था एक शक्तिशाली राजा के पास थी, परंतु जैसे ही अकुशल राजाओं का दौर आरंभ हुआ, वहाँ पर ये उसकी जो ताकत, जो केंद्रीकरण जो की नीति थी, वो कहीं ना कहीं इसके लिए दुर्भाग्य का कारण भी मानी जा सकती है। अर्थव्यवस्था पर दबाव, अर्थव्यवस्था पर दबाव से तात्पर्य ये है कि परवर्ती जो मौर्य शासक थे वो उनके समय में देश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लगी थी। क्यों होने लगी थी कमज़ोर? क्योंकि इनके पास बहुत अधिक विशाल सेना थी, इनके पास सैनिकों की संख्या अधिक थी, इनके पास कर्मचारियों का बड़ा एक समूह था। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें थी उनके वेतन भुगतान के लिए, उनसे जुड़ी उनके वेतन, उनके भरण पोषण, उनके सारे चीज़ों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता थी। और धन कब आता? कि जब साम्राज्यवादी नीति का पालन होता। धन कब आता? कि जब एक मजबूत शासक होता। परंतु
जब शासक अयोग्य होगा, जब शासक कमज़ोर होगा, तो बहुत सारे ऐसे शक्तिशाली प्रांतीय शासक उभरने लगे जो कर देने से इनकार करने लगे, और कहीं ना कहीं ये जो उनका इनकार था या जो देश का राजस्व था उसमें कमी आने लगी। मैं यहाँ तक बता दूँ कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि अर्थशास्त्र में जिक्र किया गया है कि बहुत सारे नए कर लगाए गए, बहुत सारे नए कर लगाए गए ताकि जो देश की जो व्यवस्था थी, जो अर्थव्यवस्था है, उसको सुदृढ़ किया जा सके, उसको फिर से मजबूत किया जा सके। परंतु इससे जो जनता थी उसमें कहीं ना कहीं रोष था, कहीं ना कहीं उनके अंदर ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर यहाँ पे कोई योग्य शासक होता तो वो ज़्यादा अच्छा होता, परंतु ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। अब हम चलते हैं इसके अगले कारण की ओर और हम देखने का प्रयास करते हैं। इसका अगला कारण है प्रांतीय शासकों के अत्याचार। अगर हम देखें तो यहाँ पर मैंने पहले बताया कि जब शासक अयोग्य होगा तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम यह होगा कि जो प्रांतीय शक्तियाँ हैं वो धीरे धीरे उभरने लगेंगी, या फिर वो शक्तिशाली होकर जो राजा हैं उसकी अवहेलना वो करने लगेंगे, और यहाँ पे वही हो भी रहा था। तो इसका ये प्रभाव पड़ा कि जो प्रांतीय जो थे प्रांतों में वो वहाँ पर विद्रोह होने आरंभ हुए। एक विद्रोह के दमन के बारे में एक जिक्र आता है, उसमें जब बिंदुसार शासक होते हैं उस समय एक विद्रोह होता है तक्षशिला में, और उस विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को भेजा जाता है। जब वहाँ की जनता से जानकारी ली जाती है या पता लगाया जाता है तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि हमें बिंदुसार या जो शासक हैं उनसे कोई समस्या नहीं है, समस्या यहाँ के जो अमात्य हैं, यहाँ के जो प्रांतीय शासक हैं वो अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को विरोध करने पर या विद्रोह करने पर हम लोग विवश हुए हैं। तो इस प्रकार देख सकते हैं हम कि प्रांतीय शासकों के अत्याचार के कारण क्या क्या चीज़ें उत्पन्न हो रही थी। अब हम इसके नेक्स्ट कारण की ओर चलते हैं और हम देखते हैं कि उत्तर पश्चिमी जो सीमांत के क्षेत्र थे उनकी उपेक्षा हो रही थी। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का जो सीमांत क्षेत्र था वहाँ की उपेक्षा होने का तात्पर्य ये है कि जब शासक कमज़ोर हुआ, धीरे धीरे परवर्ती जो मौर्य साम्राज्य के शासक थे वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगे, तो जो सीमावर्ती जो क्षेत्र थे वहाँ पर कुछ यूनानियों के द्वारा वहाँ पर एक नए नगर को बसाया गया। उतना ही नहीं, उत्तरी अफगानिस्तान में एक राज्य की स्थापना की गई और जिन्हें बैक्ट्रिया कहा गया। और जैसे ही शासक कमज़ोर होते हैं फिर वो आक्रमण आरंभ होता है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था इतिहास में कि जिसमें शासक मगध का घनानंद थे उस वक्त भी सिकंदर का आक्रमण होता है, और उस समय एक मजबूत शक्ति की ज़रूरत थी। जैसे ही मगध का शासन कमज़ोर हुआ, एक बार फिर से ये समस्या जो बाह्य आक्रमण की समस्या थी वो आरंभ होने लगी। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि यहाँ पर विदेशी आक्रमण आरंभ होने लगा। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो कारण है जिसको माना जाता है भारतीय इतिहास में वो है अशोक की धार्मिक नीति। क्या अशोक की धार्मिक नीति मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण माना जा सकता है? यह क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जामिनेशन में। अगर हम बड़े कक्षाओं में देखेंगे या यूपीएससी के एग्जामिनेशन में देखेंगे तो ये क्वेश्चन आता है कि क्या अशोक की धम्म नीति मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण का एक हिस्सा माना जा सकता है, या ऐसा माना गया है कि अशोक की धम्म नीति मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण थी? व्याख्या करें। तो हम उसे अगर हम देखें तो आपको ज्ञात होगा कि अशोक के द्वारा जब धम्म की नीति अपनाई गई तो उन्होंने क्या किया कि वो हिंसा का बिल्कुल त्याग कर दिया उन्होंने। और क्या किया उन्होंने कि जो साम्राज्यवादी नीति थी उसका उन्होंने अनुपालन करना बिल्कुल बंद कर दिया, यानी कि अब वे किसी भी साम्राज्य के को बढ़ाने या नए क्षेत्रों के बारे में उन्होंने सोचना बंद कर दिया। इसके साथ साथ तो इससे क्या हुआ कि जो देश की जो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था थी उस पर भी प्रभाव पड़ा, और दूसरी चीज़ जो सैनिक थे वो उन सैनिकों पर भी उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा। क्यों? क्योंकि अब सैनिक जो क्या कर रहे थे वो अब अपने प्रैक्टिस करना उन्होंने बंद कर दिया। जब प्रैक्टिस करना बंद कर दिया तो जाहिर सी बात है कि जब तक सेना का प्रशिक्षण नहीं होगा, सेना अपने कार्यों को ठीक से निष्पादित नहीं करेगी तो बाह्य आक्रमण का खतरा भी होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो सेना में जो जोश होनी चाहिए, जो देश प्रेम के लिए, अपने राज्य की रक्षा करने के लिए होनी चाहिए, वो चीज़ें वो कहीं ना कहीं शिथिल पड़ने लगी थी। पहलू को देखें तो बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अपनाना या इसका प्रश्रय देने से जो ब्राह्मण वर्ग था वह खासा नाराज था। दूसरी ओर अगर हम देखें तो हालांकि अशोक के द्वारा बाकी अन्य धर्मों को या ब्राह्मण धर्म का सम्मान किया जा रहा था, उनको प्रश्रय दिया जा रहा था, परंतु था कि
पुष्यमित्र शुंग जो अंतिम शासक थे बृहद्रथ, उनकी वो हत्या कर देते हैं और वो खुद एक ब्राह्मण इस नए वंश की स्थापना करते हैं जिसका नाम रहता है शुंग वंश। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अशोक की जो धार्मिक नीति थी, उसकी जो धर्म की नीति थी, वो कहीं ना कहीं पतन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसका कारण माना जा सकता है। इतना ही नहीं, अशोक की नीति के कारण मैंने पूर्व में बताया कि जो सैन्य व्यवस्था थी वो कमज़ोर हो रही थी, इससे जो आर्थिक संपदा थी वो कहीं ना कहीं उसका ह्रास हो रहा था। तो ये सब कारणों को अगर हम देखें तो ज्ञात होगा कि अशोक की धर्म नीति इसके पतन में एक प्रमुख कारण के रूप में मानी जा सकती है। परंतु हम ये भी कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन में सिर्फ किसी एक कारण को हम नहीं शामिल कर सकते हैं, चाहे वो शासकों का अयोग्य होना हो, चाहे उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की उपेक्षा करना हो, चाहे वो करों को अत्यधिक बढ़ना हो या फिर अशोक की धर्म नीति हो। नहीं, मेरा ये मानना है कि किसी भी जब चीज़ का उदय होता है या किसी भी साम्राज्य का उदय होता है तो उसका अंत होना भी या उसका पतन होना भी निश्चित है। तो यह एक काल चक्र की प्रक्रिया है और चाहे कोई भी कितना भी बड़ा वंश हो, चाहे कितना ही बड़ा साम्राज्य हो, उसे एक न एक दिन उसका पतन होना अवश्यंभावी है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अशोक का जो इतना विशाल साम्राज्य था, या हम कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य जो एक विशाल साम्राज्य के रूप में आरंभ हुआ था, वो उसका पतन इन्हीं कारणों से हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट